जय हिंद। तो हम आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि झारखंड बोर्ड 12वीं के एग्ज़ाम में पूछने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 2024 में 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो भूगोल का प्रश्न पत्र है, मॉडल सेट लाए हैं, इसको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको एक आइडिया मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला भी है। किस तरह का आपका पेपर रहेगा, सेम टू सेम जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में पेपर पूछा जाएगा उस तरह का पेपर हमने तैयार किया हूँ। इस तरह का पेपर हम यहाँ पे तैयार किए हैं। किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उसको हमने सटीकता से जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछेगा उसी तरह से हमने तैयार किया हो। तो आप देखिए यहाँ पे आगे होता क्या है। 2023-24 का पैटर्न देख रहे हैं आप, मॉडल क्वेश्चन देख रहे हैं आप। विषय भूगोल है जो आपका 12 तारीख का एग्ज़ाम होगा। समय 3 घंटे की रहेगी अवधि। पूर्णांक 70 नंबर यहाँ का है, प्लस में आपका स्कूल से इसमें प्रैक्टिकल होता है इसके कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कहता परीक्षार्थी अथा संभव अपने शब्द में उत्तर दे, यानी कि ऐसा ना हो कि किताब में जिस तरह से आप याद किए हैं, कोई गाइड हो या कोई भी ऐसा गेस पेपर हो उससे याद किए हो, सेम उसी तरह का हो, ऐसा नहीं। आपको मन में जिस तरह से आप याद किया हो अपने भाषा में लिखें, है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए होता है क्या आगे। कुल प्रश्नों की संख्या 48। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुल प्रश्न कितने रहेंगे, 48 प्रश्न रहेंगे। और क्या कहता है कि 1 से 25 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न है। 1 से 25 तक बहुवैकल्पिक कहने का मतलब रहेगा कि आपका कि 4 आपका ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न ऐसे होते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 25 क्वेश्चन। अगला कहता है क्या स्टेप में कि 26 से 34 तक, 26 से 34 तक आपका रहेगा 7, जिसमें से 7 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो 9 प्रश्न रहेंगे उसमें से 7 का उत्तर देना है। इसका भी मान 1 अंक, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई प्रश्न है तो कहेगा कि इसको में एक उत्तर रहेगा दिया हुआ कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो उसका उत्तर आप डायरेक्ट देते हैं दिल्ली, तो इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होता। तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे 26 से 34 तक रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 से 42 तक में कहता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक का निर्धारित किया गया है, यानी कि 35 से 42 तक, है ना। यानी कि 8 क्वेश्चन में यहाँ पे 3 अंक का रहेगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको और बाकी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। तो देखिए यहाँ से ये हो गई आपकी कहानी। फिर कहता है इसमें ये प्रश्न संख्या 43 से 48 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनकी बड़े बड़े प्रश्न है तो उसका उत्तर देना होगा। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है ना। तो 43 से 48 तक, जिसमें से 6 क्वेश्चन होते हैं। आपको यहाँ पे 4 प्रश्न का उत्तर देना है और बाकी को छोड़ देना। आपको जो उसमें समझ में आएगा उसको छोड़िएगा, बाकी को अगर आपको आसान लगेगा उसको दीजिएगा। 5 नंबर का है। तो इस तरह का कुल पैटर्न परीक्षा का रहने वाला है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या, 1 नंबर प्रश्नों की संख्या अगर कहें तो हम वैकल्पिक वाला तो 25 है, और उसमें से अगर और जोड़ दिया जाए 7, तो 7 जोड़ेंगे उसमें से हम, तो डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं होगा। तो हम चलते हैं, कुछ प्रश्न लाए हैं जो 25 क्वेश्चन आपको मॉडल से पूछा जाएगा। वो हम 25 क्वेश्चन का एक पैटर्न तैयार किया है और वो जो बोर्ड जो खुद जैक द्वारा बताया गया है, जैक ने इसको बताया है कि हम इस तरह का एग्ज़ाम लेने वाले हैं, उसी मॉडल को हमने यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। काफ़ी अच्छा तरह से इसको समझिए, थोड़ा सा आन के देखिए। इसमें से आपका गारंटी के साथ क्वेश्चन टकरने वाला है, क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आने वाला है। तो हम देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है। यानी मानव भूगोल मानव समाज, यानी कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल यानी धरती, ये जो संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, इन्होंने किसी ने कहा था कथन कि धरती और मानव भूगोल और समाज जो है से एक संश्लेषित अध्ययन है। तो किसने कहा था, उसके बारे में आपको 4 इस तरह से उत्तर दिए हुए रहेंगे। 4 उत्तर कहने का मतलब, एक फ्रेडरिक रेडजेल है, दूसरा में एलन सी सैंपल है, सी में है विडाल डी ब्लास,
डी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब इसमें से आपको उत्तर चुनना होगा, अगर याद किए होंगे तो इसका उत्तर आपका कौन सा होगा, ए वाला उत्तर होगा, फ्रेडरिक रेडजेल। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो किसी चार में से कोई एक किए हैं, आप लोग अगर याद किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन में है ग्रिफिथ टेलर, दूसरा में है एलन सी सैम्पल, सी में है विडाल डी लावालास और डी में है लुसियन फेब्रे। इसका उत्तर आपको पता है इसमें कौन किया था। ये निश्चयवाद, रुको और निश्चयवाद एक संकल्पना आई थी, उसमें कहा गया था कि रुको और जाओ, और इंग्लिश में आता, इसी के इंग्लिश में आता है स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो भी रहेगा, इसी का उत्तर स्टॉप एंड गो। इसका प्रश्न इस तरह से पूछता है कि स्टॉप एंड गो संकल्पना का प्रस्तुत किसने किया था। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी। जब 21वीं सदी थी उस समय प्रारंभ शुरुआती में विश्व की दुनिया की जनसंख्या कितनी थी। तो आपका ऑप्शन देखना होगा, देखिए 4 ऑप्शन है, इस तरह से कोई है नहीं कि 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ और डी है 800 करोड़। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें 600 करोड़, है ना, बी वाला आंसर आपका सही होगा। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन का सेम इसी तरह का पैटर्न रहेगा, जिस तरह से बताया जा रहा है सेम उसी तरह का रहेगा। देखिए आपको इसमें वाटर मार्क लगा हुआ भी दिखाई देगा आपको, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान। ये तो सिर्फ ये झारखंड का यहाँ पे हमने लाया JCERT, यानी जो मॉडल तैयार किया है झारखंड बोर्ड ने, जैक ने, उसी को हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। देखिए निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए डॉक्टर महबूबुल हक, ऑप्शन बी में कहता है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी में डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी में एडम स्मिथ। तो आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको उत्तर देना होगा एग्जाम में। आगे चलते हैं, पांचवा में कहता है मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। मानव विकास के मुख्य उपागम, है ना, किसे सम्मिलित नहीं किया गया है ना। तो देखते हैं, आइए आपको ऑप्शन देखना होगा। आय उपागम, ये तो सम्मिलित है भाई, अब मनुष्य की तो मुख्य विकास में आय उपागम होना ही चाहिए। फिर कहता है कि कल्याण उपागम, जी ये तो कल्याण, मनुष्य कौन नहीं चाहता कि भाई कल्याण हो। न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ये भी चाहता है। उत्पादकता उपागम, ये सम्मिलित नहीं किया गया है ना। अब आगे चलते हैं, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा गया है। छठा क्वेश्चन कहता है जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा गया है। महान झील क्षेत्र है, ऑप्शन बी में पीटर्सबर्ग क्षेत्र है, ऑप्शन सी में अलाबामा क्षेत्र है और ऑप्शन डी में अटलांटिक तट क्षेत्र है। तो इसमें से आपको कोई एक विकल्प है जिसे आपको टिक करना होगा, या तो ओमर सीट, शायद ओमर सीट पर परीक्षा हो, या तो ऐसा ही डायरेक्ट पेपर पर आपको उत्तर लिखना हो या टिक करने के लिए अगर आए तो आपको उसमें से टिक करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चुनेंगे उस पर आपको टिक करना है। तो छठे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी पीटर्सबर्ग क्षेत्र। यह है आपको जंग का कटोरा यानी संघर्षशील क्षेत्र कहा जाता है जिसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन कहता है कि आयात निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी सामान को अगर हम लोग यहाँ से भेजते हैं और उसे मंगवाते हैं तो उसे हम आयात और निर्यात कहते हैं। तो उसके एक बीच मूल्यों में एक अंतर होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, है ना, व्यापार संतुलन। आइए आगे, आगे कहता है हिमच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए, यानी खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है। जहाँ पे बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ से उस क्षेत्र, हिमच्छादित का मतलब बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्र में गाड़ियाँ होती है जिसे खींचने के लिए कुछ पशुओं की ज़रूरत होती है। तो कौन सी पशु उसकी ज़्यादा सटीक होगा। तो उसका सही आंसर होगा आपका कुत्ते एवं रेनडियरों का उपयोग किया जाता है, बांध दिया जाता है, उससे घींच करके, छोटे छोटे पहिए होते हैं उसमें, और वो घींच करके ले जाते हैं जहाँ पे हिमच्छादित क्षेत्र होते हैं। ये हल्के होते हैं, इसके कारण इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हिमच्छादन का। अब आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में सम्मिलित नहीं? अब देखिए इसमें सार्क में कौन सा देश नहीं है, आपका ऐसा ऑप्शन रहेगा, इसमें से आपका अफगानिस्तान नहीं है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना, आपका सहूलियत होगी। और इसमें से क्वेश्चन पूछने वाला है, यकीन माने आप, क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला है। अगर यहाँ पे मिस कीजिएगा तो आपका घाटा होने वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगर किसको कहते हैं? कहने का मतलब है कि नगर एक परिभाषा का अंग नहीं है जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, नगर पालिका निगम का होना, या 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। या नगर में 75% से अधिक नगर में ये होता नहीं है, प्राथमिक कार्य में, है ना। जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना, ये हो सकता है। 10वां का आंसर देखिए आप, 75% से अधिक जनसंख्या का एक नहीं, एक ये तो यहाँ पे अब नगर का ये सूचक है ही नहीं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। कहता भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? 5000 तो होता है नगर में, नगर पालिका निगम भी होती है, जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति मीटर भी होती है, लेकिन जब 75% से अधिक जनसंख्या जब प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं वो नगर नहीं कहलाते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्यों के लिए, अगर आप पढ़े होंगे तो 12th क्लास के छात्र अगर आप पढ़े होंगे तो प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य आपको आएगा, समझ में आता होगा। तो प्राथमिक कार्य किसे कहते हैं पता है? यहाँ पे मजदूरी दिहाड़ी करने वाले ऐसे व्यक्ति, जैसे मैं मान लिया खेतों में आप काम कर रहे हैं, अपना काम है जो भी है, खेतों में काम करने वाले ये सब प्राथमिक कार्य में आते। हल जोतना, सिंचाई करना, किसानी करना, ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक कार्य 75% से अधिक कहाँ होता है? हमारे गाँव में होता है ना। अब यहाँ पर नगर में 5000 व्यक्ति अधिक होते हैं, इसे हम नगर की विशेषता कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको देखिए। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर यानी औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है, या खनन नगर है, या पर्यटन? औद्योगिक का मतलब उद्योग वाला, जिसमें कल कारखाने हो, है ना, फैक्ट्री हो, उसे उद्योग कहते हैं। खनन का मतलब कोयला निकलता है वहाँ, अबरख निकलता है, क्या निकलता है। पर्यटन नगर का मतलब है कोई धार्मिक स्थल, जैसे में इलाहाबाद है और बहुत सारे हैं, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो जमशेदपुर आपका औद्योगिक नगर है ना। जमशेदपुर उद्योग, यहाँ पे भारी मात्रा में उद्योग पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो हो गया इसका। अब 12 क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, कहता है टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से घर बनाया जाता है वहाँ, है ना। टुंड्रा क्षेत्र में वो घर बनाया जाता है, तो उस घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। इग्लू, बर्फ के टुकड़ों को चुन चुन कर एक इस तरह का घर बनाया जाता है, उस घर को हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप कितना देखिएगा? 13 देखिए। निम्नलिखित बस्तियों में, यानी बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? देखिए सड़क के किनारे वाला बस्ती इस तरह के बसाए जाते हैं। सड़क के किनारे, ये सड़क है, इसके चारों तरफ घर बसे होते हैं, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ। मान लिया जाए कि किसी कोई एक बाजार है आपका, जैसे मान लिया चतरा ले लीजिए, गया ले लीजिए, पटना ले लीजिए, तो इसके शहर के किनारे, एक सड़क के किनारे, मुख्य सड़क किनारे इस तरह से एक बसा होता है गांव। बहुत घनी आबादी वाला गांव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे रोजगार के अवसर होते हैं, वहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस का ग्रो करने का चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सड़क पे आवागमन की भी यहाँ पे लगातार होती रहती है, आपका यातायात साधन भी है। तो सड़क के किनारे बस्ती को आप किस प्रकार कहते हैं? आयताकार प्रतिरूप किसको कहते हैं? कोई मान लिया जाए एक झील है, तालाब है, इसके चारों ओर अगर आदमी बस जाता है तो इसे हम कहते हैं आयताकार प्रतिरूप बस्ती, है ना। टी आकार बस्ती, ऐसे टी आकार बस्ती इसको इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह से गया हुआ सड़क हो, एक इस तरह से सड़क हो, इसके चारों तरफ जो गया है उसे हम टी आकार बस्ती कहते हैं। तारे के प्रतिरूप बस्ती, यानी कि तारे इस तरह से होते हैं, आप इस तरह से कोई एक बस्ती को हम तारे प्रतिरूप बस्ती कहते हैं। रैखिक प्रतिरूप बस्ती, ये सड़क किनारे वाला, यानी रैखिक ऐसे है, अब इसके चारों यानी कि दोनों तरफ में क्या हो गया? गाँव बस गया, यानी लोग बस गए, शहर बन गया, तो इसे हम रैखिक प्रतिरूप बस्ती कहते हैं, है ना। कौन आंसर होगा आपका? 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा।
यानी कि आपका ये आंसर रैखिक प्रतिरूप। तो आप इसको अगर मान लीजिए कि कोई 4 अंकों में से ये पूछ दे तो आप भी बता दीजिएगा आयताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं, तारे प्रतिरूप किसे कहते हैं, टी आकार वस्तु किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा इस प्रकार की वस्तु। चारों हमको इसमें आपको समझा दिया। अब आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र, सिंचित का मतलब नमी वाला क्षेत्र, में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। देखिए यानी कि अवनलिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। मृदा में लवणता के ही एक प्रकार होता है जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। आपका 15वां क्वेश्चन आगे चलना देखिए, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। सामूहिक कृषि यानी कि मिल करके खेती की जाती है, उसको बहुत बड़े एक परिवार के तौर पर उसे लोग मिल करके करते हैं, उस खेती को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। उसको कोल खहोज कहा जाता है। उस खेती को क्या कहते हैं, कोल खहोज, है ना। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। जल संसाधन का मतलब होता है पानी को, संसाधन जहाँ से पानी आपको मिलता है उसको आप लोग बचाना। संरक्षण का मतलब जरूरी होता है, संरक्षण का मतलब उसको बचाना होता है, यानी कि किसी चीज़ को बेमतलब का व्यर्थ में बर्बाद उसे ना करें, उसे ही हम संरक्षण कहते हैं। तो जल संसाधन आपकी पानी कहाँ से मिलती है, तालाब से, नदी से, नलकूप से, यहाँ इन चीज़ों से मिलती है। तो क्यों ज़रूरी है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन का खुद भी सोच के इसका जवाब दे सकते हैं। जल की कमी हो जाएगी अगर इसको हम बचाएंगे नहीं जल को, तो क्या हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी। स्थानिक और ऋतुत्व असमानता हो जाएगा, यानी स्थान कहीं कहीं स्थानों पे ऋतुओं में कहीं ज़्यादा पानी हो जाएगा तो कहीं पानी होगा ही नहीं। कहीं पानी का लेयर बना रहेगा ज़मीन में तो कहीं पानी का लेयर भाग जाएगा। ऋतु में जैसे मान लीजिए कि शीत ऋतु में अचानक बहुत बारिश हो जाएगा और जिस ऋतु में बारिश होने का उस ऋतु में बारिश नहीं होगा, तो ये ऋतुगत असमानता होता है, यानी कि इसमें असमानता होती है। जब पानी नहीं होने को तब पानी होगा और जब होने को तब पानी नहीं होता है, जब नहीं होने को तब होता है, ये ऋतुगत असमानता। तो जल संसाधनों की इसमें संरक्षण करना होता है। बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से भी हमने, तो 16 का आपका आंसर इसके हिसाब से डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसे और आगे चलते हैं। देखिए ना, ये स्वर्ण कॉलर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेक्टर से ये भी क्वेश्चन है। 3 सेक्टर होते हैं प्राथमिक सेक्टर। देखिए प्राथमिक सेक्टर उसे कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर में कौन से आते हैं, मजदूर हो गए, मजदूरी करने वाले। इसमें आता है जैसे हम मान लीजिए किसानी कर रहे हैं, ये किसान वगैरह जो गांव के होते हैं ये भी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और मजदूर, अगर किसान अगर वस्तु अगर बेचता है, अगर जो व्यापारी से व्यापार करता है उसे हम द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। व्यापार हो गया द्वितीयक सेक्टर। तृतीयक सेक्टर में आते हैं, इसमें आ जाते हैं, इसको सफ़ेद कॉलर भी उसको कहते हैं, डॉक्टर हो गए हैं, इंजीनियर आते हैं, ये स्वर्ण कॉलर भी कहे जाते हैं, है ना। डॉक्टर इंजीनियर हो गए, ये सारे चीज़ हो गए, वकील हो गए, ये सब आते हैं तृतीयक सेक्टर में। चतुर्थ सेक्टर में भी और आते हैं। ये स्वर्ण कॉलर हम तृतीयक सेक्टर को कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर सी इसका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। उद्योगों की जननी, जननी का मतलब जन्म देने वाला, किस खनिज को कहा जाता है। लौह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, कोयला हो गया, या डी तांबा। आपका इसका उत्तर खुद से सोचकर भी देखना चाहिए। लौह अयस्क, इसी के आसपास सारे जो उद्योग हैं इसी के लौह अयस्क के ही आसपास भटकते हैं, है ना। लौह अयस्क एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ इस पर अभी तक टिका हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब कुछ ही क्वेश्चन और रह गया है आपका, थोड़ा सा देख लीजिए और कुछ आपको हम बता देंगे इसमें से किस प्रकार का कैसा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा और अगले पार्ट में हम इसका उत्तर भी दे देंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है कलपक्कम, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी नरौरा और ऑप्शन डी में है तारापुर। तो आपको इसमें देखना होगा तारापुर में आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ये हो गया आपका 19 का आंसर, विकल्प डी। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं। आपको 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताया है, इसमें से आपको आधे क्वेश्चन के आसपास से हम कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन आने वाला है।
1 नंबर का क्वेश्चन। और इसे देख लीजिएगा, इससे आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगा। बहुत सारे इसमें विश्लेषण भी हमने अच्छा से किया है। और आगे देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है ना? ऑप्शन ए राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सी है झारखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो आपको देखिए इसका ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है। नीरू मीरू कहाँ से चला जा रहे हैं? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपका है, सवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? 2 ऐसे सागर होती है और उसको जोड़ती है। चलिए पेन ले लेते हैं। 2 मान लिया जाए कि एक ये सागर है और एक ये सागर है। कोई सागर है अब उसको क्या करती है, एक नहर से जोड़ा जाता है। नहर का मतलब होता है 2 सागरों की बीच को एक आपस में जोड़ने वाली एक पतली सी, यानी कि क्या होता है उसे, जैसे नहर खोदना, उसको खोद करके मिट्टी निकाल के यहाँ की इस दोनों की क्षेत्र को खोल दिया जाता है। अब खोला क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में बसा होता है, बहुत बड़ी आबादी होती है। इन एक क्षेत्र जो होता है यहाँ का होता है, भारी मात्रा में हवाई जहाज से माल अगर व्यापार करने के लिए अगर कोई वस्तु नहीं पहुँच पाता है तो दूरी को कम करने के लिए, पानी जहाज को चलाने के लिए इन 2 महासागरों के क्षेत्रों को खोल दिया जाता है। मिट्टी का कटाव यहाँ से हटा दिया जाता है और इन दोनों को मार्ग एक रास्ता बना दिया जाता है। इन्हीं रास्तों से हवाई पानी जहाज के जरिए जो भारी मात्रा में आप कोई वस्तु का आप यहाँ से व्यापार इस एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकते, इसीलिए यहाँ पे नहर बनाया जाता है ना? तो इसको देखिए, कहता है कि किन 2 सागरों के बीच आप किन, सवेज नहर जो है से, ये सवेज नहर जो है से एक सागर था, उन दोनों के बीच में बनाया गया था। तो वही दूरी को कम करने के लिए नहर बनाया गया। तो कौन सा ऐसा दोनों सागर था? भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या अरब सागर। काला सागर, लाल सागर, इन दोनों के बीच की ज़मीन को काट करके आपस से मिला दिया जाता है, उसे नहर कहते हैं। इन दूरी को कम करने के लिए बनाया जाता है व्यापार की दृष्टि से। 21वां क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों के बीच को काट करके जोड़ दिया गया और यहाँ से पानी जहाज चलाया जाता है ताकि व्यापार करने में आसान हो। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ना? उत्तरी अमेरिका में आपका प्रेयरी पाया जाता है। डाउन्स आपका यहाँ पे डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आगे देखिए, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए या वायु प्रदूषण के लिए? तो देखिए ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को समझना है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का प्रतिकर्ष का मतलब यहाँ पे देखिए, कोई चीज़ को अगर आप देखें, किसी चीज़ को एक स्थान पे अगर आप देखें, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको किसी कारण किसी रहने में या आपको व्यापार में आपको असुविधा हो रही है, तो उस या क्षेत्र आपका गंदा है, तो उस क्षेत्र को छोड़ करके आप उस क्षेत्र की ओर आप चले जाएंगे जिस क्षेत्र में आपका सारी सुविधा नहीं की रहने की, जीने के लिए, आपको जीवन व्यतीत करने के लिए सारी दशाएं अनुकूल हो, वैसे क्षेत्र में चले जाते हैं। या तो आप अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा वहाँ पे तंग हैं, उस क्षेत्र से निकल करके एक शांति वाले क्षेत्र में चले। तो 2 तरह से, एक तरह से आप तो यहाँ कमी हो गया किसी चीज़ की जिसके कारण आप दूसरे जगह चले गए, इसको हम कहते हैं प्रवास के लिए। प्रवास का मतलब जहाँ गए वहाँ के लिए प्रवास, यहाँ से आप प्रवास तो कर ही चुके हैं, तो आपका उत्तर इसका में ए हो जाएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष के लिए, है ना? आपका उत्तर ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये आपको आसान सा क्वेश्चन है, इसे बता देना चाहिए। 121.02 करोड़, इसका आंसर बी सही होगा, है ना? अब लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, देखिएगा था, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो 25 का आंसर सही होगा आपका हुगली नदी पर, है ना? डायमंड हार्बर कहाँ है? तो हुगली नदी पर है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। टोटल क्वेश्चन हमने 25 बताया आपको, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछने की संभावना है,
खुद जैक द्वारा तैयार किया गया है, झारखंड बोर्ड द्वारा खुद तैयार किया गया मॉडल है। इसी तरह का पैटर्न आपको सेम एग्ज़ाम में आपको फेस होने वाला है। तो आप इस तरह से एग्ज़ाम में तैयारी करके जाएं ताकि आप अच्छे से मार पाएँ, आप टिक कर पाएँ क्वेश्चन को। और कुछ हम आगे क्वेश्चन है इस तरह को हम क्वेश्चन को कुछ आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है आपका, संभववाद क्या है, आपका इसका डायरेक्ट उत्तर लिखना होगा। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें, इस तरह का आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना होगा। गहन कृषि कहते हैं किसे कहते हैं, ये सब देख लीजिए थोड़ा सा। इसका अगर आप कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर, हम अगर आपको उत्तर चाहिए तो अगले वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको ज़रूर देंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह का उत्तर आपको देना। देखिए 6 प्रश्नों का उत्तर दें, ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसको थोड़ा सा ज़रा सा बढ़ा करके लिखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आप याद किए होंगे, पढ़े होंगे, है ना, कहीं से भी पढ़े होंगे। इसको देख लीजिए। टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 47-48 क्वेश्चन हो गए, है ना। कुछ मानचित्र का भी लास्ट में क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को जो बताएं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइए, आपका गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा आपका लगा। और इसको उत्तर अगर आपको लेना है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसका हमारा उत्तर के साथ अगले पार्ट भी बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद।